हमारे अगले पैनल के लिए दुष्यंत भट्ट जी इस मंच पर आए और इस मंच की शोभा बढ़ाए, आपसे चर्चा होगी। और साथ ही मैं गुजारिश करूंगा जितेंद्र कुंडू जी वो भी इस मंच पर आए और इस मंच पर आकर चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब सवाल पानीपत की धरती के लिए होंगे। अब जब सीनियर डिप्टी मेयर हो और विपक्ष हो तो बात होती है, बात होती है नगर निगम की भी, बात होती है उन मुद्दों की भी जो विकास के मुद्दे तो होते हैं, लेकिन कई बार कुछ कमियां खामियां जब होती हैं उनमें तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही मैं गुजारिश करूंगा मुमताज की आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। सवाल जवाब का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होता है। मुमताज, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया कमल आपका। एक और जिम्मेदारी मुझे दी गई है आपने इस खास कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाने के लिए, और मेरे साथ अभी दो और खास मेहमान हमारे पैनल में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। जनाब दुष्यंत भट्ट साहब सीनियर डिप्टी मेयर हैं पानीपत के, बहुत स्वागत है आपका दुष्यंत साहब। और जितेंद्र कुंडू साहब, आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दुष्यंत जी, क्योंकि ये रिवायत है पत्रकारिता की भी कि जो सत्ता में होता है, जो हुक्मरानी कर रहा होता है, सवाल उसी से बनता है। तो सवाल मेरा आपसे यही बन रहा है कि क्यों आपको इतना यकीन है, बार बार आपके नेता बार बार हर मंच पर ये कहकर जाते हैं कि तीसरा कार्यकाल भी हमारा है। ऐसा आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि जनता के दिल में कभी कोई फर्क आएगा ही नहीं? क्यों ये लगता है कि बार बार रिपीट किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस प्रकार से कार्य करता है कि वो समभाव से काम करता है और वो अंत्योदय की योजना के तहत काम करता है। अंतिम से अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करना ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का काम है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है। और हमने इसी भाव से काम किया है। हमने इस प्रदेश के अंदर, चूंकि प्रदेश स्तर का अभी जो पहले भी वक्ता आए हैं वो चर्चा करके गए हैं, मैं पानीपत की बात करता हूं, पानीपत के अंदर जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस पानीपत शहर के अंदर काम किया, अभूतपूर्व काम किए। इससे पहले ना कभी किसी सरकार ने उस योजनाओं के बारे में सोचा, ना कभी उन्होंने इस तरह की बात करी। क्या काम किए सर? जी, क्या काम किए? लिस्ट नहीं चाहिए, काम बताइए। हाँ, मैं बिल्कुल काम बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पानीपत की लगभग 100 के करीब कॉलोनियों के अंदर विकास के रास्ते खोले। कांग्रेस की सरकार ने पानीपत को नगर निगम तो बना दिया था, और मैं 2013 में पहली बार पार्षद बना था। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी। जब कांग्रेस की सरकार थी और हम पार्षद बन गए, मेयर बन गया और नगर निगम में चुनकर आ गए, तो हमें पता था कि हम वहां पर एक ईंट भी नहीं लगा सकते थे, एक सड़क भी नहीं बन सकती थी। 2013 की मैं बात बता रहा हूं आपको। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई, पहली कलम से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 100 के करीब कॉलोनियों को वैध किया, और तब जाकर वहां पर विकास के द्वार खोले, तब जाकर वहां पर विकास हुआ। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अवैध रूप से कॉलोनियां कटती थी, लोग काटते थे, लेकिन उनके बारे में किसी ने चिंता नहीं करी, गरीब लोगों के बारे में। पहली सरकार थी जिसने आज वहां पर उन कॉलोनियों के अंदर सीवर, बिजली, पानी, सड़क, ऐसी मूलभूत सुविधाएं भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिजिटलाइजेशन जो काम किए, जिस प्रकार का, वो ठीक है, कई बार एक इशू बन जाता है, कई बार ऐसे मुद्दे बनते हैं कि इस तरह से हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है जनता को, ये प्रॉब्लम आ रही है। जनता हमारी भावनाओं को समझती है, हमारी फीलिंग्स को समझती है। जनता इस बात को समझती है कि इन लोगों की नीति के अंदर, इन लोगों की ना नीति में गड़बड़ है, ना नीयत में गड़बड़ है। कांग्रेस की सरकारों में उनकी नीति में भी गड़बड़ी थी, उनकी नीयत के अंदर भी गड़बड़ी थी। चलिए, बहुत जमकर आपने निशाना साधा है कांग्रेस पर, और कांग्रेस के प्रतिनिधि जितेंद्र साहब यहाँ बैठकर काफी देर से बहुत सुकून के साथ आपकी बातें सुन रहे थे। जितेंद्र जी, अभी जो दुष्यंत साहब ने कहा, जाहिर है आप ऐसे सियासी तौर पर तो इत्तेफाक रखेंगे नहीं, लेकिन अगर हम इस बातचीत को थोड़ी देर के लिए सियासी ना बनाए तो क्या अमल में आया ये सब कुछ? सबसे पहले तो आपके चैनल को साधुवाद, जिसने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पानीपत शहर में कराया। जहां तक बात है, दुष्यंत भट्ट जी हमारे शहर के डिप्टी मेयर हैं, और मैं इनको नगर निगम की बात पर ही पूछता हूं।
अभी आप ये बताइए कि 2 साल पहले आपने अपनी सरकार पर आरोप नहीं लगाया था कि जो सफाई का टेंडर 1.5 करोड़ का जाना था वो 3.5 करोड़ में दिया गया। दूसरा, यहां एक और पार्षद थे नागरू जी, क्या उसी ने अपने विधायक पर और सरकार पर यह इल्जाम नहीं लगाया था कि यहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं इस्तीफा देता हूं? इनका तीसरा, यहां की मेयर है अवनीत कौर, उसके पिता है सरदार भूपेंद्र सिंह, अभी पीछे टेंट लगा के धरने पे बैठे थे। क्यों बैठे थे वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कि सड़कों में गड्ढे हैं या हनुमान सभाएं होती है पानीपत में, नंगे पैर वो लोग चलते हैं और उसके लिए मेयर के पिता को सड़कों पर बैठना पड़ा। तो ये इनका विकास है। अब आ जाइए पानीपत की कानून व्यवस्था पर। अभी एक दिन पहले ही दिन दिहाड़े पानीपत की लाल बत्ती चौक पर एक छात्र की हत्या कर दी जाती है। इतना घिनौना पाप, गैंग रेप पानीपत के अंदर होता है। 4 महिलाओं से रेप होता है यहां पर और इनकी सरकार के कान में जू नहीं रेंगती। कम से कम 20 दिन के बाद तो जाकर वो पकड़े जाते। अब आ जाइए आप यहां के किसानों के मुद्दे पर। हरियाणा के किसान और पूरे देश का किसान 1 साल तक बॉर्डर पर बैठा रहा, धूप में, सर्दी में, बारिश में। जब 700 किसानों की शहादत होगी जब जाके ये कान पर जू रेंगी। अब आ जाइए शिवा का रामवीर, चला जियो, पूछ लिए, चला जिए। अब आ जाइए अगली बात पर, युवाओं की बात। अभी ये हमारे से पूर्व गेस्ट आए थे, ये कह रहे थे कि भर्तियों में कोई धांधली नहीं हुई। क्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के दफ्तर में 1 करोड़ रुपए कैश नहीं मिला था? क्या सत्यवान शेरा जो इनके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेंबर है उस पर 50 लाख रिश्वत का आरोप नहीं लगा था? और इनके ही विधायक के लड़के ने वो आरोप लगाया। अब आ जाइए अगली बात, व्यापारी वर्ग। हमारा पानीपत व्यापार की नगरी है। यहां के व्यापारियों को पहले तो नोटबंदी के उसमें धकेला, फिर जीएसटी की मार। ये बता दीजिए कंबल उद्योग को उठाने के लिए इन्होंने आज तक क्या किया? हमारे राज्य में, कांग्रेस राज्य में, जो इनको बताएं हम, गुहाना रोड का पुल कांग्रेस ने बनाया, जाटल रोड का पुल कांग्रेस ने बनाया, उसके बाद रिफाइनरी यहां पे पानीपत में कांग्रेस लाई, एनएफएल यहां पर कांग्रेस ने लाई, थर्मल यहां कांग्रेस ने लगाया। और आपने क्या किया? आज की मैं बताता हूं, इनकी उपलब्धियां भी हैं कुछ बीजेपी की। इन्होंने 70 साल में काम किए, मैं बताता हूं क्या काम किए। जो सिलेंडर 400 रुपए का था, इन्होंने 70 साल में जो 400 का था, इन्होंने 9 साल में उसको 1100 रुपए का कर दिया। जो हमारा पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट 55 के करीब था, 9 साल में इन्होंने उसको 100 के पार कर दिया। अब जो अगला तीसरी चीज डॉलर जो है उन्होंने 88 रुपए पे पहुंचा दिया। तो ये काम बीजेपी की सरकार ने किया। ठीक है, देखिए दुष्यंत जी फिर आएंगे। आदरणीय कुंडू जी, जितेंद्र जी आपके पास। कुंडू जी जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, ये उस पार्टी से संबंध रखते हैं। अगर मैं कोई ज्यादा बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड से ज्यादा पार्टी नहीं है वो। जैसा कौन है जी? बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कौन है? जैसा दूसरी बात, इस हमाम में सभी ऐसे हैं और सर। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि घटनाएं घटी, चाहे जो घटना घटी पानीपत जिले के अंदर वो एक शर्मनाक घटना थी और उस घटना को कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति उसको जायज नहीं ठहरा सकता। और उसके लिए, और ऐसा तो है नहीं कि उन अपराधियों तक पुलिस नहीं पहुंची ना पुलिस, और घटना घटी, उसकी निंदा भी हुई और अपराधी पकड़े भी गए और अपराधियों के साथ जैसा सलूक कानून ने किया जाना था। दुष्यंत जी मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, एक सवाल है जी। मेरा आपसे। ब्रजभूषण शरण सिंह की कितनी निंदा की आपने और आपके नेताओं ने? देखो, ब्रजभूषण सिंह का विषय मेरे ख्याल से ना तो हमारे स्तर का विषय है, ना इस मंच के स्तर का विषय। बीजेपी का सांसद है बेटियों सर का वो। मामला है सर, बेटियों का मामला है। बेटियां सबकी साझी ठीक होती है। हैं, ये आप मानते हैं? बेटियां साझी होती हैं, इसमें उसके- लेवल का कोई लेना देना नहीं। देखिए आपने अच्छा चलिए आप बताइए, निंदा करते हैं आप निंदा करते हैं किसकी? ब्रजभूषण शरण सिंह की निंदा करते हैं। बेटियां सबकी हैं, हाँ। बेटियां सबकी सांझिली होती हैं और बेटियों के साथ दुराचार करने वाले व्यक्ति, उनके साथ असभ्यता करने वाले व्यक्ति, वो समाज में कोई भी हो, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह ही हो, 100% नाम लेके चाहे कहिए, कोई निंदा भी हो, कीजिए। मैंने कहा चाहे कोई भी हो, वो निंदा का पात्र है।
उसकी निंदा होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने लेकिन संजीदगी से निंदा मजम्मत कर दी होती लेकिन- तो वहाँ लेकिन अगर जंतर मेलाफाइड मंतर पे इंटेंशन बेटियां नहीं बैठती धरने लेकिन पर। अगर मेलाफाइड इंटेंशन से किसी पर जानबूझ के एलिगेशन लगाए जाए, यानी कि allegations थे। मेलाफाइड इंटेंशन से, यानी कि ये जानबूझकर मेलाफाइड लगाए गए इंटेंशन से इल्जाम तो थे। उसकी भी तह तक जाना चाहिए। तो जब तक जांच पूरी होती इस्तीफा ही ले लेते कम से कम आप लिया लोग, इस्तीफा? इस्तीफा ही ले उन्होंने- लेते। उन्होंने इस्तीफा दिया कब लिया? नहीं लिया सर, नहीं इस्तीफा लिया। कब लिया? यही तो इस्तीफा जंग नहीं है लिया, सर, फैक्ट चेक यही करें। तो जंग है। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए OSD छोड़िए, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, आप विकास की तरक्की की बात कर रहे थे, आप लॉजिक्स पर बात करिए। जी। कौन परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, इस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों ही पार्टियां कम नहीं है, बल्कि देश की आप- कोई आप पार्टी भारतीय जनता इसमें पार्टी कम में नहीं बताइए है। ना। मैं बताता हूं मैडम, आप इस आप बात बताओ का जवाब दें कि माननीय लॉ एंड मनोहर ऑर्डर लाल का इन्होंने जी, मुद्दा उठाया। माननीय मनोहर लाल मैडम, जी इनका का जवाब कौन सा देता हूं एक परिवार सेकंड के लिए। है? आप बताइए ना। आपके पानीपत शहर के विधायक के चाचा यहाँ से विधायक थे या नहीं थे? बोलिए, परिवारवाद नहीं है? नहीं, फतेह चंद विज जी यहाँ से विधायक थे, अब प्रमोद जी विधायक हैं, आप परिवारवाद नहीं है? यहाँ की बात कर रहे हो। आप ये बताइए, वीरेंद्र सिंह आइडियोलॉजी की बात वीरेंद्र करो ना। सिंह डूमरखा जी के लड़के एमपी नहीं है? सिंधिया जी के ये लड़के? आप जिस तरह की बात आप कर ये रहे हो, बताइए, आप हरियाणा की राजनीति के परिवारवाद अंदर- जय शाह आप- कौन है? नहीं, उसे आप देखिए, बीसीसीआई का सचिव बना रखा है, क्या वो अमित शाह के बेटे नहीं है? वहां परिवारवाद नहीं चलता? आपकी वॉशिंग मशीन में धुल गए वो? आप ये बताइए वहां पर। अब मुझे अगली बात बताइए। आप जिस आप कह रहे थे स्तर का मेरे मुद्दा नहीं है, क्या संदीप सिंह खेल मंत्री हरियाणा के, जिन पर एक कोच से छेड़छाड़ का मामला है, वो तो आपके स्तर का होगा, हरियाणा का, उसकी तो निंदा कर दीजिए। सुभाष बराड़ा, जिनके बेटे पर एक लड़की को अगवा करने का आरोप था और वो जेल में गए, उनकी तो निंदा कर दीजिए। जितेंद्र आप ये जी, बताइए किस मैंने इस मंच जवाब दे देते पर हैं। सबसे पहले ये कहा कि इस प्रकार की सोच रखने वाला व्यक्ति, चाहे वो कोई भी है, वो निंदा का पात्र है और उसकी कहिए निंदा ना, होनी खेल चाहिए। मंत्री मुर्दाबाद, संदीप सिंह दुष्यंत मुर्दाबाद, आप- कहिए। एक मिनट, कहिए यहाँ पे। दुष्यंत जी एक मिनट, जितेंद्र जी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जितेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर है, मान लीजिए अगर कोई अच्छी चीज अमल में लाई जा रही है सरकार की तरफ से, आप मानते हैं कि बेशक विपक्ष के किरदार में है आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए, आपको उसका साथ देना चाहिए, बिल्कुल। मानते हैं आप ऐसा? तो जब ये महिला आरक्षण बिल आया, खुशी खुशी वो पास भी करवा दिया गया सबने, लेकिन इधर उधर से बयानबाजियां क्यों हैं इसमें? ओबीसी के लिए आरक्षण चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब आप लोग ये बिल ला रहे थे तब खुद सोनिया गांधी ने मुखालफत की थी ओबीसी आरक्षण की इस बिल में। तो स्मूथ क्यों नहीं हो सकती हैं चीजें, आसान क्यों नहीं हो सकती है राजनीति में? मैडम, पहली बात तो कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, बल्कि खड़े होकर उसका स्वागत किया था। दूसरी बात, उसको दूसरी BOP बात से जोड़ दिया। दूसरी बात, उस बिल को मोदी OBC जी से जोड़ दिया, मोदी जी ताकि देश के अंदर मोदी एक नई जी नौटंकी मोदी और जी एक नया नाटक खड़ा कर मोदी सके। जी जो बार बार देश का ओबीसी जो की माहौल बात ऐसा करके बनाने वोट की मांगते इन्होंने हैं, कोशिश करी। उसके बाद कांग्रेस ने ये कहा है कि ओबीसी का अगर आप उसके नाम से वोट मांगते हैं, अपनी जाति भी बताते हैं, तो ओबीसी की जनगणना होने में, उसका बिल आने में तो क्या दिक्कत क्या है? अगर या तो आप उसके नाम से वोट ना मांगते हो, आप उसको कहे कि मैं ओबीसी जाति से हूं, मुझे वोट दीजिए, तो कांग्रेस भी वही मांग कर रही है। अगर ओबीसी से है तो आपको ओबीसी जनगणना कराने में और ये बिल लाने में दिक्कत क्या है? दुष्यंत जी, सवाल दोनों से यही बनता है, आप अपने कार्यकाल के आखिरी साल में आकर ये बिल लेकर आ रहे हैं, उसमें आपने 10,000 शर्तें लगा दी है, डिलिमिटेशन होगा पहले, सेंसस होएगा पहले, और उसके बाद तब कहीं जाकर वो अमल में आएगा। विपक्षियों ने यही तो पहली सवाल बात उठाया तो ये आपसे। कि 10 साल में आपको ये साहस साहस चाहिए सूझ रहा ना। है? ये 10 साल काम जो पहले किया, कर देते सर। ये नहीं, आप हम पे कह रहे कि हम लेके तो आए, कम से कम हम लेके तो आए। इन्होंने 70 सालों के अंदर जिस तरह का ड्रामे चलते रहे देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर, जो भी व्यवस्था, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। आप भी यहां बैठे हैं, आप भी सच्ची आत्मा से बता दीजिए कि क्या इनकी जो नौटंकियां देश देख रहा है। हम कम से कम एक साहस तो कर रहे हैं ना। अच्छा, कांग्रेस कहती है जातिगत जनगणना के लिए, ये भी नौटंकी है। कौन सी? कांग्रेस की मांग है कि नहीं, जातिगत आज जनगणना आज ये हो। आज इनको याद आ गई ये जाति नौटंकी आप आज बताएं। इनको जाति की तो जनगणना आप- याद आप आ गई। इसके बताइए, हक होनी में चाहिए हैं या इनको- खिलाफ? आज इनको याद आ गई। आप इसके हक में हैं या खिलाफ, ये बताएं। मेरे समझे नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए सर, ये मैं बताइए। एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ हाँ। और इस शहर का सीनियर डिप्टी मेयर हूँ। मेरी जो राय है, मेरी यहाँ राय महत्व रखती है, क्योंकि मेरी राय मेरी पार्टी की राय है। तो इसलिए जो आप मतलब मेरा व्यक्तिगत मत पूछ रहे हैं या मेरी पार्टी की राय पूछ रहे हैं? नहीं, हम आपकी पार्टी की राय पूछ रहे हैं, नहीं, बताइए। मेरी पार्टी की राय के देने का अधिकार मुझे अभी यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर पार्टी से ऑथोराइज, या पार्टी ने मुझे ये नहीं कहा कि हमारी ये राय है
और जहां तक जातिगत जनगणना की बात आप कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना के बारे में आप अपनी राय दे दीजिए, ये आज ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हम इसको बनाने की कोशिश करें। क्यों नहीं हम सर? महिला आरक्षण की क्यों बात नहीं? कर रहे हैं। जाति के आधार पर लोगों को अधिकार हर मिले चीज वो अहम है। इम्पोर्टेंट नहीं हर है। चीज अहम है सर, हर चीज अहम है। अगर आप कांग्रेस पर ये इल्जाम रखते हैं कि कांग्रेस जाति के आधार पर देश को बांटना चाहती है, आपके इन्होंने बांटा ही है, आपके इन्होंने धर्म के नाम पे बांटा, इन्होंने जाति के एक नाम पे मिनट, बांटा। धर्म के नाम पे तो- बांटने की बात बीजेपी कर रही है। इन्होंने करा ही क्या है? जाति के नाम पे बांटने की बात इन्होंने कराई बीजेपी है कर रही है। और आज नहीं अरे तो डूब मरी आपने एक पूरे मिनट, हरियाणा को डुबो एक दिया, मिनट कुंडू पूरे साहब, देश को डुबो कुंडू दिया। साहब एक मिनट, ये किसने कहा कि मुसलमान हमें वोट ना दें? मैंने- आप ही के सीएम है हेमंत मैंने बिश्व कभी ये बात शर्मा, कही आपसे? योगी आदित्यनाथ आप- यूपी में कहते हैं कि ये मैंने- चुनाव 80 वर्सेस 20 है। मैंने तो अगर आपको- आप धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस मैंने जाति आपको के ये नाम बात पर कब कर कही लेगी अभी? तो बुरा क्या है? मैंने आपको ये बात आप, नहीं, बुरा क्या है, ये आप बताइए। आप खुद ही ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जो प्रश्न विपक्ष को करना चाहिए। आप ऐसे प्रश्न मुझसे कर रहे नहीं, हैं। मैंने उनसे भी किया है, मैंने नहीं, उनसे भी नहीं, किया है। नहीं, आप- नितिन गडकरी ने ये सवाल नहीं, उठाया था आप प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी के आप तो बनते ही कि as a हमने spokesperson बात कर रहे हैं। देश को ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है। किसको? आप कहते हैं कि सब धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जात की राजनीति कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने क्यों भारतीय इस बात जनता पर पार्टी emphasize किया ने कि इस देश को के ओबीसी अंदर प्रधानमंत्री इस दिया है? देश के अंदर आम आदमी के आम व्यक्ति के मन के अंदर ये स्वाभिमान जगाया है कि वो भी इस देश के सर्वोच्च पद पर जा सकता है, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू जी हो, हमारे देश की राष्ट्रपति हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे माननीय मनोहर लाल जी हो। कांग्रेस के एक नेता का नाम बता के दिखाए कि जो आम व्यक्ति उठ के इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया हो। बताइए। सबसे पहले तो बताइए। देवगौड़ा को ओबीसी का प्रधानमंत्री बताइए ना। इन्होंने ही बनाया था। बताता हूं सर, खड़के कौन है जी? दलित घर से हैं, खड़के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप उसके बाद आ जाइए। आपने कब बनाया? आपने तब बनाया? आपने बनाया, कि छोड़िए। अब इनको अगली बात अपना बताइए। इनको ये मार्केट ठीक में है, क्या बोल रहे एक मिनट। हैं, समाज में क्या कहें? चलिए बात ठीक है, बताइए। मैं समझ गई कि किसके पास कितने जवाब है मेरे सवालों के। मैं इस बात को समझ गई। कांग्रेस ओपीएस की बात करती है। मेरा आखिरी सवाल है और आप पे भी इसी सवाल के साथ आऊंगी। मेरा आखिरी सवाल है, हमारे खास मेहमान आज की तशरीफ ला चुके हैं। ओपीएस की कांग्रेस बात करती है, आपने 2 राज्यों में से लागू भी किया, इसी पे सवार होकर आप कई राज्यों में जीत का दावा भी करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता खजाने पे बोझ बढ़ रहा होगा? इससे होमवर्क किया है आप लोगों ने ठीक से? देखिए मैडम, हमने 2 राज्यों में अभी हमारे ओबीसी सीएम हैं, हमारे अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी। ये एक राज्य बता दीजिए जिसमें इन्होंने ओबीसी सीएम बनाया, क्योंकि ये पूरी तरह से ओबीसी के खिलाफ है। मैंने और मैं ओपीएस पे है मेरा सवाल। और Old ओपीएस pension पेंशन, scheme पर, हाँ। ओपीएस पेंशन स्कीम हमारी हिमाचल का मुद्दा था। वहां पर हमारे जो सैनिक थे वहां के हिमाचल के, उन्होंने पूर्ण रूप से कांग्रेस को समर्थन किया। अब ये बता दीजिए आप, पूरी जिंदगी तो वो बॉर्डर पर लड़ा है। एक जिसकी 1991 में पेंशन थी सैनिक की 800 रुपए, और उसको आप जाके 2023 में भी 800 रुपए या 1100 रुपए पेंशन दे रहे हैं। क्या वो उसका हक नहीं है? आज के महंगाई के हिसाब से कुंडू क्या साहब, वो आज के एक मिनट, हिसाब से पेंशन वक्त देने का का हकदार तकाजा है। कुंडू साहब, मेरे को इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। मेरा सवाल बस ये है कि बहुत अच्छी पहल है जो आप लोगों ने की, लेकिन क्या इतना होमवर्क किया कि खजाने को भी संभाल पाए? ऐसा होता तो हिमाचल प्रदेश में अब आपदा के वही वक्त मैडम, केंद्र से अगर मदद इनको नहीं मांगनी चिंता- पड़ती। इनको आपकी सरकार सरकार को को नहीं है। केंद्र से ये नहीं मदद चिंता मांगनी पड़ती। चलाने ये के चिंता इसलिए लिए करती है देश का कि खजाना इनको- भी खाली हो जाए। ये चिंता तो तब करनी है कांग्रेस जब को उनको कोई पता होगा परहेज सरकार नहीं आनी है। इन्हें- इन्होंने तो ये इन्हें- देखना है कि ना- इन्हें फिक्र है अडानी की, इन्होंने तो इनको सरकार ही नहीं फिक्र है आनी। सैनिकों की, इन्हें फिक्र है जब- अडानी की। अगर ये अडानियां कर भर सकते ये हैं जितना मर्जी तो हम अपने देश ये के खूब सैनिकों का नारे कर दे भर रहे हैं। सकते हैं। अब इन्हें देना हम तो ये है नहीं। कर सकते हैं। अब ये देना तो है अडानी नहीं का क्योंकि पूछिए। सरकार ही नहीं। आपने तो अग्निवीर योजना में अभी जो शहीद हुए सैनिकों ने शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे। आप तो कब आप- आम आदमी पार्टी ने कम से कम शहीद का दर्जा तो दिया। किसको? अग्निवीर योजना आप लेकर आए, आपने कन्विंस किया लोगों को कि योजना आपके हित की योजना है, लेकिन उस योजना के तहत काम करने वाले सैनिक जो शहादत पा चुके हैं उनको तो आप शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे। मैडम, मैं इनको कम से बता कम देता हूं- आपकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी कहा ने कि शहीद का मैडम दर्जा कर तो रहे दिया। हैं पंजाब की बात, वहां पर एक अग्निवीर शहीद हुआ था। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, अंतिम आप संस्कार मुझे जानकारी है। राजकीय सम्मान भी नहीं दिया गया। ये देख- बताइए आप, उनको बेचारे ने वहां पे एक्चुअल में क्या है, नई उम्र में वो इनकी शहीद हो गया। समस्या क्या है, इनकी समस्या प्रॉब्लम क्या है? आप ये दूसरी कि बताइए। हमारे द्वारा जो भी हम काम करेंगे, सर उनको छोड़ दो, आप ये बताइए क्या इतना भी हक नहीं है उन सैनिकों का कि उन्हें शहीद का दर्जा नहीं, मिल उनके जाए, प्रति राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो जाए उनका? उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। हम उनके प्रति अपना समर्पण भाव रखते हैं। सीमा पर जो भी मैडम, हमारे सीमा पर पानीपत के रखने- मेजर शहीद हुए थे, अभी मुख्यमंत्री जी उनके घर भी जाके आए।
एक सिंपल घोषणा ये भी नहीं कही इनकी पत्नी को नौकरी देंगे, परिवार में नौकरी देंगे, इनको सरकार की तरफ से क्या सहायता दी जाएगी। वहां पर मुख्यमंत्री जाके गए, फोटोशॉप करा के वापिस आ गए, एक भी घोषणा वो शहीद के परिवार के बारे में करके नहीं गए। क्या ये शर्म की बात नहीं है? वो देश पलटता हुआ शहीद हुआ है। शहीद के नाम से उस गांव का द्वार बनेगा, इनको शायद बनेगा, जानकारी ठीक। अभी घोषणा कब इनको की है? शायद चलिए ठीक है, इनको शायद मैं- जानकारी नहीं है, मैं एक इनको पता नतीजे नहीं है इस पर बात का। दुष्यंत साहब, ऐसी कोई- कुंडू साहब, एक नतीजे पर इस बातचीत के बाद हम पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत के लिए। मैं एंड करूंगी, मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगी अपनी इस बातचीत को इन अल्फाज के जरिए कि आप सब उस उसूल पे पक्के उतर रहे हैं कि अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज खान आपका, और हमारे जो दो गेस्ट स्टेज पर मौजूद थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वहीं आगे मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी राजीव जैन को, जो कि एक सोशल वर्कर है, समाज कल्याण के लिए उन्हें आज खबरें अभी तक की टीम सम्मानित कर रही है। मैं स्टेज पर मुमताज खान आपको बुलाना चाहूंगी, कमल कौशिक जी आप भी मौजूद रहे, और सुमित जी आप इन्हें सम्मानित करें। राजीव जैन आपको स्टेज पर बुलाना चाहेंगे, खबरें अभी तक की टीम आपको सम्मानित करना चाहती है, क्योंकि समाज कल्याण के लिए आपने बहुत अच्छे काम किए हैं और आगे भी आपके कार्य यूं ही निरंतर जारी हैं। और आज के इस खास चर्चा में, इस प्रांगण में हमारे साथ हरियाणा से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा मौजूद हैं। एक बार उनका जोरदार तरीके से स्वागत करें। आपसे चर्चा होगी, उससे पहले यहाँ पर खबरें अभी तक की टीम राजीव जैन, जो कि एक सोशल वर्कर है, उनको सम्मानित कर रही है।